हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया 75 डेज चैलेंज सीरीज हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। और उसमें आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे लोकल बॉडीज शेड्यूल्स एक्ट्स जजमेंट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम करेंट अफेयर्स और सी सेट के जो डेली क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये हमारा डे 8 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा एक्ट इन 1996। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई एज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? तो जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने 1996 में पेसा एक्ट लाई थी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 में। तो आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत आई थी। ठीक है ना, तो वो जो प्रोविज़न थी वो शेड्यूल एरियाज में नहीं लागू थी, तो उसके लिए पेसा एक्ट 1996 में आई थी। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है कि कौन सी एरिया, शेड्यूल एरिया कहाँ पे डिफाइंड है? तो शेड्यूल एरिया हमारे संविधान की जो आर्टिकल 244(1) है वहाँ पे डिफाइंड है कि शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है ना, उसमें फिफ्थ शेड्यूल में जितने भी एरिया जो टोटल 10 स्टेट है ना, अदर देन ये हमने बात की है कौन कौन 10 स्टेट है, तो इसको हमसे फिर से डिटेल में नहीं जा रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको 6th शेड्यूल में है। ठीक है ना, तो 5th शेड्यूल में जितने भी स्टेट हैं, टोटल 10 स्टेट हैं, है ना, वो आपको अदर देन दिस वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि 6th शेड्यूल में है ना, तो उसके लिए ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट आई थी। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? तो डेफिनेटली पंचायत पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन है, तो सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो शेड्यूल एरियाज है, जो लोग शेड्यूल एरिया में रहते हैं, उनको ग्राम सभा के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। देन दूसरा है कि जो उनकी ट्रेडिशनल राइट है, जो शेड्यूल ट्राइबल्स पीपल हैं, जिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो शेड्यूल राइट है ना, ट्रेडिशनल राइट्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। एक्नॉलेज करना उसके ट्रेडिशनल राइट को, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो उनकी ट्रेडिशनल राइट है उसको एक्नॉलेज करना। इसके बाद है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्राइवेट ट्राइबल पीपल का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये भी है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करना, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें क्या है कि आपको ग्राम सभा को एम्पावर करना है कि वो जो है सो जितनी भी डेवलपमेंट प्लान्स होगा, है ना, वो अप्रूव करेगा ग्राम सभा। तो ऑटोनोमस रीजन ट्राइबल एरियाज में करना, ये जो है सो आपको पेशा का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006, who shall be the authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest right or both? इसमें कह रहा है कि एक एक्ट थी, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर एक्ट 2006 में आई थी, और उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन डिटरमिन करेगा कि कौन सी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है ना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, या दोनों, है ना। तो ये है, तो क्या ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर करेगा, या तहसीलदार करेगा, ठीक है ना, या ग्राम सभा करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी ये शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, है ना, जो ट्राइब जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें दो तरह की ट्राइब होती है। वन इज़ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, और एक होता है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, जो बहुत जनरेशन से उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमिन करेगा कि व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। सो IFR और CFR, है ना, तो ये जो होगा
ये ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा को ये पावर है इस एक्ट से कि वो जो है सो प्रोसेस कर सकता है टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द आईएफआर एंड सीएफआर। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपको पूरी, तो ये आपके आंसर होगी ग्राम सभा। अब ये जो जो भी प्रोविजन एक्ट है, जो रूल्स है ना, या इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट बनाई जाती हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, समझ गए? तो ग्राम सभा ये डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल और कॉमन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है ना, इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। क्या चाहता है पंचायती राज सिस्टम जो लाया गया था, उसमें क्या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था, क्यों लाया गया था? ठीक है ना। सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, बिल्कुल है ना, लोकल लेवल में सेल्फ गवर्नेंस की बात ही होती है, तो पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। देन इस तो ये तो पक्की बात है, होगी। देन इट्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। इसमें जो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन है, दिस इज़ नॉट अ क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो होगा नहीं। वन इज़ द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तो पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो आंसर जो हो जाएगी 1 और 3 होगा। ठीक है, यह आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत का मेंबर होने के लिए जो मिनिमम एज होगी वो 25 साल होगी। अब पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। ठीक है ना। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है कि आपको 25 साल तक होनी चाहिए अगर आपको पंचायत में इलेक्शन लड़ना है तो ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान की 243F में लिखा हुआ है कि 21 वर्ष का अगर होगा, है ना, 21 वर्ष की हो गया तो वो आपको मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो 25 वर्ष ये गलत हो गया। दूसरा है कि अगर पंचायत को रिकंस्टिट्यूट करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 साल में ही ख़त्म हो गया, है ना, 4 ईयर्स में ही अगर आपको डिसॉल्व हो गई और ये करनी है, तो जो इलेक्शन होगी, है ना, वो इलेक्शन जो रिमेनिंग टर्म होगी ना उसके लिए होगी, है ना। ठीक है। सो पंचायत रिकंस्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन, प्री मैच्योर अगर डिजोल्यूट होगा मतलब 5 साल से पहले डिजोल्यूट हो गया, तो जो अगला जो इलेक्शंस होंगी वो जो कंटिन्यू करेगा वो सिर्फ जो 5 साल में जितने दिन बचे हुए हैं 1 साल। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4.5 साल में होती है ना, कम से कम 6 महीने का होना चाहिए तभी री इलेक्शन होगा, और जो रिमाइंडर टाइम होगा ना, टाइम पीरियड, उसी पीरियड के लिए ही वो फिर पंचायत चलेगी। तो दूसरा बिल्कुल सही है, और दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है। फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक, ये हम लोग ही बात किए हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होगा उस बेस्ट एक्सप्लेन किया हो सकता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। तो आपको ही पता है कि ये आप याद रखना, क्योंकि एक बार पूछ चुका है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आई थी, है ना, 1952 में, और फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में, और इन दोनों का जो वर्किंग कैसी चल रही है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, वो 1957 में। और इन्होंने ही दिया था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है। सो डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होगा वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरल और क्वासी, तो इट्स अ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 243G में क्या लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 243G में, ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर, कौन सा पावर नहीं है 243G में? लैंड इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको, जैसे आपको अगर पता होगा तो जो हमारी 29 सब्जेक्ट है इसमें, है ना, पंचायत में 243G में 19 सब्जेक्ट के बारे में बात की हुई है, तो उन्हीं 29, ठीक है ना। तो पावर्स, जो पंचायत की जो पावर्स होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। सो उस 29 सब्जेक्ट्स में पूछ रहा है कि इसमें से कौन से नहीं है। ठीक है।
जैसे अगर आप बात करें कि लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, लैंड इम्प्रूवमेंट जो है हमारी सेकंड नंबर जो सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये तो बिल्कुल 243 जी के 29 जो सब्जेक्ट है उसमें लिखे हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म और कंसोलिडेशन, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लिखे हुए हैं, सेकंड नंबर पॉइंट पे, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ये हमारा 243 जी में नहीं है, ठीक है। सो पंचायत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, उसमें लैंड रेवेन्यू का रिलोकेशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है हमें, तो डी हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि ये 243 जी में 11th शेड्यूल में आप ये देख सकते हो कि सेकंड में लिखा हुआ है लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो आप मोटा मोटी एक बार देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू कि कौन कौन, जैसे कि मार्केट एंड फेयर्स आता है पंचायत के काम में, लाइब्रेरीज, है ना, तो ये सब एक बार देख सकते हैं, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का जितनी भी होगा वो सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, है ना, 73rd जो हुई थी जिसमें पंचायत की बात की गई हुई है, उसके में क्या नहीं है। देखिए उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की हुई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की हुई है, और रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात की गई हुई है। तो ये तीनों तो बात की गई है। स्टेट प्लानिंग कमीशन की कोई ऐसी बात नहीं है। सो नॉट कवर्ड जो होगा वो स्टेट प्लानिंग कमीशन होगी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 243 ZD, है ना, तो ये आपको आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ आप ये समझिएगा अगर इसमें कि जो 243 ZD है वो किस पे बात किया गया हुआ है। सो बात किया है DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में, कि कैसे हर स्टेट में एक एवरी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए जो कंसोलिडेट करेगा जितनी भी जो प्लान, जो पंचायत जितनी भी प्लान बनाएगी, डेवलपमेंट प्लान्स, उसको कंसोलिडेट कर करके वो रखेगी, ठीक है ना, जो म्यूनसिपैलिटी में बनाया जाएगा, और फिर एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट को एज ए होल बनाएगी। मतलब हर पंचायत से इकट्ठा करके और पूरे डिस्ट्रिक्ट एज ए होल के लिए प्लान बनाएगी। उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी होनी चाहिए। अब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, सारे पंचायत से इकट्ठा करेगा, है ना, प्लान, और फिर उसको ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, ठीक है ना, उनका और क्या क्या काम होता है और किस मैटर पे वो प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि जो पंचायत म्यूनसिपैलिटी का होगा, जैसे वाटर को शेयर करना है, नेचुरल रिसोर्स को ये करनी है ना, इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करनी है ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें और भी बाकी, और जो गवर्नर जो बोलेंगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, और इसकी जो कमेटी होती है, इसकी जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, वो क्या करते हैं, वो आपको जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, है ना, वो आपको किसको भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है, ठीक है। तो इतना तो याद आप रख सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन एवरी स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा है कि सारी पंचायत से इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाती है, और वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है, ठीक है। द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मस्ट हैव रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो कॉमन इंटरेस्ट वाले चीज़ें होंगे वो होगा, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट मतलब सारी पंचायत से आप ले रहे हैं, फिर उसमें से आप एक बना रहे हो कि कॉमन किसको क्या लिटरली ज़रूरत है ना, तो ये भी सही है। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की कंपोजिशन जो होगी वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगी, उसके लिए प्रोविजन बना सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। द डेवलपमेंट प्लान वाज आर फॉरवर्डेड टू द स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर मैंडेटरी कंसिडरेशन, वो फॉरवर्ड किया जाएगा स्टेट प्लानिंग कमीशन को। डेवलपमेंट प्लान जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को की जाती है, इट्स नॉट अ स्टेट प्लानिंग कमीशन। सो डी इज द नॉट राइट, सो डी इज द आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, थर्ड में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है और नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में इट्स अबाउट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम और उसकी बारे में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ ओथ
और अफॉर्मेशन, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कितने सही से मैच है ना। सो फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफॉर्मेशन नहीं है। इट्स अगर ओथ की बात करेंगे अगर, तो जैसे सेकेंड वाले में क्या है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, इन सब की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो पावर है और सैलरी वगैरह के बारे में लिखी हुई है। ओथ जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ करके बाकी ओथ जो है वो आपको शेड्यूल 3 में लिखी हुई। सो दिस वन इज द शेड्यूल 3। ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, तो ये आपको शेड्यूल 4 में है, तो इट्स नॉट इन 3। फर्स्ट में आपको समझ गया नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में आपको समझ में आ गया सैलरी डिटेल्स, स्पेशल पावर जो प्रेसिडेंट गवर्नर की है वो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी हो गया, ये भी गलत हो गया कि थर्ड शेड्यूल में लिखा है एलोकेशन ऑफ सीट, तो एलोकेशन सीट जो है वो फोर्थ शेड्यूल में है। इसके बाद है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, कुछ स्टेट में ट्राइबल एरिया को क्या करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। और ये है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ये फिफ्थ शेड्यूल में है ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिल्कुल ये सही है, ये सही मिला हुआ है, तो एक तो ये सही मिला हुआ है। दूसरा जो नाइन्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल इसकी बात नहीं करते हैं। नाइन्थ शेड्यूल जो बात करती है, देखो शेड्यूल 6 बात करती है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो शेड्यूल एरियाज है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नाइन्थ जो है कि कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन जो है सो उसकी वो उसमें रखा हुआ है वैलिडिश की, उसको जो है सो जुडिशी में नहीं जा सकती हैं, उसके लिए बनाया हुआ है। तो नाइन्थ शेड्यूल, ठीक है ना, कि आपको सेव करना है कुछ एक्ट को, है ना। लैंड रिफॉर्म्स वाली के लिए जनरली बनाया गया था। सो नाइन्थ का ये नहीं होगा। सो ओनली एक ही ऐसा है जो सही मैच है, दैट्स अ फिफ्थ शेड्यूल। रेस्ट आपको ये सारी शेड्यूल मैंने एक जगह करके दे दी है। अगला है कि सेवन्थ शेड्यूल जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए शेड्यूल लैंग्वेज जो है आपकी 8th शेड्यूल में लिखी हुई है। ओथ्स एंड अफर्मेशन हमने बताया अभी थोड़ी देर में, 3rd शेड्यूल में है। ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5th में है और 6th में है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 5th में तो बाकी सारी शेड्यूल एरियाज है, और 6th में जो है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, AMTM आप याद रख सकते हैं, तो वो 6th में है। तो ट्राइबल एरिया के लिए वो हो गया। यूनियन स्टील लिस्ट की बात की गई हुई है 7th शेड्यूल में, वो है आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपको डी आंसर होगा, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज बॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंसिक्वेंस। अगर मान लीजिए कि 5th शेड्यूल में कोई एरिया आ गया, तो हमने 5th शेड्यूल के बारे में बात किया है कि 5th शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और 6th शेड्यूल में आपको एक पर्टिकुलर स्टेट दिया हुआ है, ये 5th शेड्यूल का पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहा है तो 5th शेड्यूल क्यों लाया गया है स्पेशली। तो देखते हैं ऑप्शन। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर ए स्पेशल कैटेगरी, अगर ऐसी एरिया होगी तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगी, बिल्कुल गलत है। टोटल 10 एरिया ऐसी स्टेट है जिसमें फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आपको शेड्यूल एरियाज है। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया, अगर शेड्यूल एरिया होगा तो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बेकार की बातें हैं। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, उस एरिया में लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, एक बार इसको रखते हैं। दूसरा है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल, इसमें क्या होगा कि जो लैंड होती है ना, इस एरिया जो शेड्यूल एरियाज है उसकी जो लैंड होगी वो नॉन ट्राइबल एरिया के पास में ट्रांसफर नहीं होगी। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा, बेस्ट यही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है। तो उससे क्या होगा, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्यों बनाया गया था। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, आपको पता है ये गलत है। डिटरमिन द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत का उसके लिए बनाया था, उसके लिए तो बाद में पेशा एक्ट आई थी। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल तो बहुत पहले आई थी, तो ये होगा नहीं। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, स्टेट के बीच में बाउंड्री बनाने के लिए आपको ये लाई गई है, ये भी बिल्कुल गलत है। सो इट्स अ फॉर द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। पता है आपको सब इसमें, है ना। अभी हमने बात किया था कि जो लैंड होगी, है ना, उसकी कैसे ट्रांसफ़र जो होगा प्राइवेट पार्टीज को,
वो नल माइनिंग के लिए नल और वॉइड है, ये किस में है, मतलब कि वो नहीं होगा, नहीं हो सकता ट्रांसफ़र, ये कौन सी शेड्यूल में है। तो ये थर्ड शेड्यूल में आपको पता है कि ओथ के बारे में बात है। फिफ्थ शेड्यूल आपको पता ही है, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात है। नाइन्थ शेड्यूल कुछ पर्टिकुलर लॉ के लिए, एक्ट के लिए है। और ट्वेल्थ शेड्यूल जो है सो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बाद में ऐड किया गया था, है ना। तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज इन एथ शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है ना। एथ शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो लैंग्वेज है इसमें से नहीं है ना। देखिए 22 जो लैंग्वेज है वो शुरू में तो ये आपको 14 थी, 14 लैंग्वेज थी। 1967 में एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था, उसका नाम था सिंधी, ठीक है। उसके बाद 1992 में 3 और लैंग्वेज को ऐड किया गया था, उसमें था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो ये ऐड किया गया था 1992 में। उसके बाद लास्ट जो ऐड हुआ था 2004 में ऐड हुआ था, उसमें था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो 14 और एक 15, 3 18 और 4 ये 22। क्लियर। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी नॉट है, नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है डोगरी तो है, मैथिली भी है, संथाली भी है, भोटी लैंग्वेज इसमें नहीं है इस शेड्यूल में। जो 22 लैंग्वेज है आपकी, असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। बाद में जो ऐड हुए हैं वो आप देख सकते हो। वन इधर सिंधी जो है सो वो बाद में ऐड हुई है, देख रहे हो, सिंधी बाद में ऐड हुई है, सिंधी बाद में ऐड हुई है, देन मैथिली बाद में ऐड हुई है, डोगरी बाद में ऐड हुई है, इसके बाद बोडो बाद में ऐड हुई है, संथाली बाद में ऐड हुई है ना, कोंकणी बाद में ऐड हुई है, ठीक है, मणिपुरी बाद में ऐड हुई है, नेपाली बाद में ऐड हुई है। तो ये सारी जितनी भी हैं, ये 8 जो है वो बाद में ऐड हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या बात है, पंचायती राज में जो कुछ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सी सही है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन तो कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ये बात की गई थी इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये बिल्कुल सही है कि 243 के में ये बात की गई थी, 243 के आर्टिकल में बात की गई थी कि एक जो पंचायत इलेक्शन कराने के लिए एक होनी चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये हमारी 243I में है, ठीक है ना। ये लाया गया था कि गवर्नर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करेंगे, कि देखेंगे कि पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और वो गवर्नर को रिकमेंड करेंगे कि भैया कितने पैसे मिलने चाहिए हमें, है ना। तो ये बिल्कुल आपको सही है, तो ये दोनों तो नहीं सही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो आपको आर्टिकल 243 ZD में लिखा हुआ है और इन एवरी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, है ना, वो जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए था, है ना, वो था कि एवरी स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, है ना। वो जितने भी अभी मैंने बात किया था कि डेवलपमेंट प्लान्स हो गए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बनाया गया होगा, है ना, उसको पूरा ओवरऑल एक ड्राफ्ट बनाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 243 ZD में है। तो आपको अगर 73rd के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है तो आंसर आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट पूछ रहा है, सो 2 और 3 इज द आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब सेटअप हुआ था, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब सेट हुआ था। तो पहली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेट हुई थी वो मद्रास में हुई थी, मद्रास, ये हुई थी 1688 में, कहीं पे 87 भी लिखा हुआ रहता है। और इसके बाद बम्बे और कोलकाता में भी हुआ था, वो हुआ था 1726 में। तो ये भी याद आपको रखना है, क्रोनोलॉजी में कभी पूछ सकता है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अगर पंचायत डिजॉल्व हो जाता है तो इलेक्शन कितने दिन के अंदर में करानी है, ठीक है। तो हमारी संविधान की आर्टिकल 243E में लिखा हुआ है कि अगर
पंचायत डिजॉल्व हो गया था विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन करानी है, और जो गठित जो होगी, ठीक है ना, उसके बाद वो रिमेनिंग पीरियड अगर 5 साल नहीं पूरे हुए होंगे तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि रिमेनिंग पीरियड जो होगा 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ लाइंस दिए हुए हैं, उसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ईयर इन द फेडरल सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट कोई इंडिपेंडेंट ईयर फेडरल सिस्टम में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ बात ऐसी नहीं की हुई है। चलिए ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। हमारी जो फेडरल सिस्टम है उसमें सिर्फ इंडियन यूनियन और स्टेट की बात है, लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 30% ऑफ सीट्स इन द लोकल बॉडी रिजर्व फॉर वुमेन, ये गलत है। आपको 33%, 1/3 जो है वो विमेन के लिए रिजर्वेशन है और SC ST के लिए, तो गलत पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा। अब पढ़ लेते हैं बाकी। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेज आर टू बी प्रोवाइडेड बाई ए कमीशन, फाइनेंस कमीशन है ना, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस जो होगा फाइनेंस कमीशन। इलेक्शन टू लोकल बॉडी आर टू बी डिटरमाइंड बाई ए कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें जो पंचायती राज सेटअप है ना, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि जो सिस्टम जो है गवर्नेंस का वो कैसा है। क्या वो सिंगल टीयर सिस्टम है, विलेज लेवल पे, या 2 टीयर सिस्टम है विलेज और ब्लॉक लेवल पे, या 3 टीयर सिस्टम है, या 4 टीयर सिस्टम है। तो ये मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर आप सोचोगे तो बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको 3 टीयर सिस्टम है गवर्नमेंट का, विलेज पे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। 2 टीयर सिस्टम जो है सो ये अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। तो सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनाई थी। मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि जो CTP थी है ना 1952 में, और नेशनल स्टेशनल सर्विस जो आई थी 1953 में, इसकी वर्किंग को देखने के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। और इन्होंने 3 टीयर की बात की थी कि 3 टीयर एक पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होनी चाहिए जिसकी डायरेक्ट इलेक्शन हो, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसकी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। ये इन्होंने बलवंत राय ने कही थी। उसके बाद 1957 में ये चीज़ें हुई थी। 1977 में फिर एक कमेटी बनी थी, अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक जी जो बोले थे वो बोले थे 2 टीयर सिस्टम है ना, और डायरेक्ट इलेक्शन से दोनों लेवल पे हो। देन इसके बाद ठंगन कमेटी बनी थी, GV की राव कमेटी बनी थी है ना, इसकी क्रोनोलॉजी आप याद रखना, कभी पूछ सकता है, 1985 में। और एक LM सिंघवी कमेटी बनी थी है ना, LM सिंघवी, वो 1986 में। और इन्हीं के रिपोर्ट के बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आई थी। तो ये 3 लेवल वाली हमारे यहाँ चलती है, तो ये आपको याद रखनी है। ये आपको डायग्राम है, फोटो है, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको जो है सो म्यूनसिपल काउंसिल में इलेक्ट होना है सिटी में, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसकी नॉमिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें ऑप्शंस पहले पढ़िए। ऑप्शन में है कि प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल से उसको परमिशन चाहिए तभी वो इलेक्ट हो सकता है। दूसरा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए, तो फर्जी है, आपको देख के लग रहा है। प्रिंसिपल से परमिशन चाहिए होगा, ये भी बेकार की बातें हैं। हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, और ही फाइल्स डिक्लेरेशन ऑइंग एलायंस टू कोस्ट, ये तो कोई बात ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 10 साल का बच्चा अगर कहेगा तब तो होगा नहीं। तो वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए है ना, तो वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए, तो ये आपकी क्राइटेरिया होगी कि वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन। 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट में नेम होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए PVTG पे क्वेश्चन है। तो PVTG पे क्या क्वेश्चन है कि 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में PVTG हैं, ये बोला जा रहा है। अब देखिए 2011 के जो सेंसस हुई थी, 2011 की सेंसस के अनुसार से इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। 1973 में क्या होती है, एक बनती है देवार कमीशन। देवार कमीशन जो है सो वो बनाया जाता है ना, और देवार कमीशन कहती है कि एक सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTG। ठीक है, और जो ट्राइबल में भी जो लेस्ट डेवलप्ड है, जो ट्राइबल के विद इन ट्राइबल है ना, ट्राइबल के अंदर भी जो लेस्ट डेवलप है, उसके लिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बननी चाहिए। 2006 में सरकार क्या करती है, उसका नाम रख देती है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अभी टोटल जो है 75 है, 75 ट्राइबल ग्रुप है ना।
टोटल शेड्यूल ट्राइब कितनी है 705, उसमें आपको 75 जो है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, ये जो आपको फैले हुए हैं वो 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिए, और ये अराउंड मोर देन 2.5 लाख के आसपास में उड़ीसा में है। इसकी जो क्राइटेरिया है कि भाई कैसे बोलेंगे कि प्राइवेट पीवीटीजी कैसे है, कि एक तो शेड्यूल ट्राइब को सिलेक्ट करने की क्राइटेरिया है और पीवीटीजी को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। वन इज द पॉपुलेशन, वन इज द टेक्नोलॉजी, वन इज द लिटरेसी, वन इज द इकोनॉमी। तो पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, या तो स्टैग्नेंट होना चाहिए या डिक्लाइन होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, तो ये वाली चीज़ें हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, जो प्री एग्रीकल्चर समय में चलता था वो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मतलब टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा साउंड नहीं है। लिटरेसी एक्सट्रीमली लो है, और इकोनॉमी एकदम सबसिस्टेंस लेवल है, बस काम अपना चल रहा है, इतना ही। तो ये 4 क्राइटेरिया है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा है कि स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, बिल्कुल 4 क्राइटेरिया है उसमें, स्टेगनेंट रुका हुआ है या डिक्लाइन कर रहा हो पॉपुलेशन, ये भी सही है। देयर आर 92 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन कंट्री सो फार, अभी तक 92 नहीं है ना, इनिशियली कम थे, फिर बाद में इंक्रीज किए गए थे। इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। अब आपको ये सारी तो पॉसिबल है नहीं कि आप सारी याद रखो, बट दिस इज राइट, इरूरल और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स जो है सो पीवीटीजी में है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये सारी जितनी भी ट्राइब्स हैं उसके बारे में, कि इरूलर कहाँ पे है, कोंडा रेड्डी कहाँ पे है। सो इरूलर जो है आपको इरूलर जो है वो तमिलनाडु में है, इरूलर ट्राइब जो है सो तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और ट्राइब आप देख रहे हो इसमें, कौन सा है, कोंडा रेड्डी ट्राइब। तो ये आपको दिख के लग रहा है कहाँ का होगा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा इसमें, इट्स अ 1, 2 एंड 4 सही पूछ रहा है ना। ठीक है, ये आपको पूरी दी हुई है, कितने भी ट्राइब्स हैं सारे डिटेल आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, है ना, उसके बारे में क्या, उसमें क्या प्रपोज नहीं किया गया था। ये सारे यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 30% सीट इन ऑल स्टेट, ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एट ऑल लेवल, हर लेवल पे 30% जो है रिजर्वेशन की बात की गई हुई है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 243D में ये रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में बात की है कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन का है, हर लेवल पे रिजर्व सीट होनी चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। 243D है ना, द स्टेट विल कंस्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्स, तो पंचायत रिजर्व स्टेट गवर्नर करेंगे, है ना, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 243I में लिखा हुआ है कंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, बाय द गवर्नर। द पंचायती राज फंक्शनरी विल बी डिसक्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉट पूछ रहा है, तो ये सही हो गया। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 मंथ टाइम, पंचायत राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिजॉल्व बाय द, डिजॉल्व होगा तो 6 महीने के अंदर में इलेक्शन करानी है, ये भी बिल्कुल सही है आपको। और 243 के में क्या कहता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और 243E में कहता है, ये हमने बता दिया है कि अगर डिजोल्यूशन होगी तो 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कंपलसरी होनी चाहिए। अब ये जो है सो 2 चाइल्ड नॉर्म, ये कुछ स्टेट्स में है, फ्यू स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे है कि अगर 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो पंचायत में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपको, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत में समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फिर से पूछ रहा है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ है, उसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए कि जनरेशन ऑफ 73वां क्यों लाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव रही होगी। जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट मेन एंड वीमेन इन रूरल एरिया में जो लोग हैं मेन और वीमेन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेशन के लिए आई थी, बिल्कुल गलत बात है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीज एडल्ट्स हु आर इन नीड, एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, है ना।
और इट गारंटीज लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 73वां क्यों आया था उसके उस पर ये क्वेश्चन था। अगला है कि पार्ट जो है आपको पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर पंचायत एंड वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये बोल रहा है पहला। दूसरा कहता है कि पार्ट 9A जो है सो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में प्रोविज़न रखता है, ठीक है। और उसमें पार्ट 9 में आर्टिकल 243Q है 9A में, जिसमें दो तरह की 2 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, एक म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर स्टेट में होना चाहिए बोल रहा है। तो ये गलत है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, करेक्ट पूछ रहा है तो सिर्फ पहला सही है। नो, व्हाट इज द रिटन इन 243Q? 243Q में कहा गया है कि हर स्टेट में नगर पंचायत हो, नगर पंचायत 3 चीज़ें होंगी, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हाँ, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल क्या होगा और कॉरपोरेशन क्या होगा। नगर पंचायत क्या होगा, जो ट्रांजिशनल एरिया होगा, है ना। जैसे रूरल एरिया से कन्वर्ट हो रहा है कोई अगर एरिया अर्बन एरिया में, जैसे आपके यहाँ कोई रूरल एरिया होगा जो अर्बन एरिया में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं नगर पंचायत, ठीक है। एक होता है जो छोटी अर्बन एरिया होती है, छोटी अर्बन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया, उसको बोलते हैं म्यूनसिपल काउंसिल। तो हर स्टेट में नगर पंचायत होना चाहिए वैसे एरिया के लिए जो ट्रांजिशनल हो, ट्रांजिशनल मतलब कि रूरल से अर्बन बन रहा हो तो उसको नगर पंचायत, म्यूनसिपल कहेंगे छोटा सा अर्बन एरिया हो तो उसको म्यूनसिपल काउंसिल बोलेंगे, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा जो लार्ज अर्बन एरिया होगा। तो आज से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है, क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट क्वेश्चन। नाउ करंट अफेयर्स के हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो करंट अफेयर्स में क्या है कि द पावर टू अलॉट एयर टाइम to political parties for campaigning on आकाशवाणी एंड दूरदर्शन रेस्ट विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसको आकाशवाणी और दूरदर्शन पे प्रचार कैंपेनिंग करने के लिए आपको टाइम फिक्स दी जाती है कि इतना टाइम आप कर सकते हैं। तो वो कौन देता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट देता है, पहला ये है। दूसरा है कि द स्कीम फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग होल्ड स्टैट्यूटरी बेसिस अंडर द, और ये जो भी टाइम एलोकेट होता है वो आरपीए एक्ट के, अब तो किसी को ज़्यादा टाइम मिल जाए किसी को कम, तो ये आपको होता है आरपीए एक्ट के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत। तो पहला जो है आपका वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास ये अधिकार नहीं है, यह अधिकार है इलेक्शन कमीशन को, ये आपको एयर टाइम देती है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले तो वाउचर देती थी, अब तो अप्लाई करनी पड़ती है, क्लियर। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है और वो मिल जाती है डिजिटली, समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि ये पावर जो मिलती है इलेक्शन कमीशन को वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में 39A जो आरपीए की जो सेक्शन 39A है, सॉरी संविधान में नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 39A में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपको इलेक्शन के समय में जो टाइम होती है वो एलोकेट करेगी कौन, इलेक्शन कमीशन, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। ये भी बहुत न्यूज में रहने वाला है इसलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है प्रिविलेज मोशन, ये भी बहुत न्यूज में रही है ना, पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होगा वो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री को इसलिए दिया जाता है कि वो आपको आराम से, है ना, इफेक्टिवली अपनी ड्यूटी को, अपनी फंक्शन को डिस्चार्ज कर पाए। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए दी जाती है ना, ठीक है ना, कि अपनी ड्यूटी को, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज अपन इफेक्टिवली किया, आराम से कर सकें, तो इसलिए, तो ये बिल्कुल सही है। A notice is moved in the form of a motion by any member of either house against those being held guilty of the breach of privilege। अगर कोई प्रिविलेज को ब्रीच करेगा, है ना, तो उसके लिए नोटिस कोई भी मेंबर दे सकता है किसी भी हाउस का, है ना, किसी भी मेंबर के प्रति। जैसे मान लीजिए कि कभी भी किसी भी मेंबर का, है ना,
अगर कोई राइट डिसरिगार्ड होता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, और उसको पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार से उसको जो है सो पनिश मिलना है। तो इसके लिए आपको उस पर्सन को नोटिस देना पड़ता है, जिस हाउस में है उस हाउस में नोटिस देना पड़ता है। अब उसमें क्या होगा कि नोटिस कौन देखेगा? सबसे पहले स्पीकर देखेगा या राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वो देखेगा कि ठीक है ना, पहला। और वो डिसाइड करेगा कि वो खुद डिसाइड कर लेगा कि वो भेजेगा प्रिविलेज कमिटी को। प्रिविलेज कमिटी रिस्पेक्टेड हाउस, दोनों हाउस में होती है एक प्रिविलेज कमीशन, लोकसभा में होती है और राज्यसभा में। तो स्पीकर या चेयरमैन भेजेगा, अगर स्पीकर होगा तो लोकसभा के प्रिविलेज कमेटी को भेजेगा और राज्यसभा को, या तो खुद डिसाइड करेगा नहीं तो ये भेजेगा। समझ में आ गया? अब क्या करेगा, तो अब लोकसभा राज्यसभा में होती है प्रिविलेज कमेटी। तो जो लोकसभा में होती है उसमें होते हैं 15 मेंबर की कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी। राज्यसभा में जो होती है 10 मेंबर की होती है। बनाती कौन है, बनाता कौन है? चेयरमैन बनाती है, इसमें बनाते हैं, इसमें स्पीकर बनाते हैं। और यही डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरमैन होगा। चेयरमैन भी अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन, यहाँ पे स्पीकर। क्लियर? इतना तो आप याद रखें। तो दूसरा भी सही हो गया। द लीडर ऑफ द हाउस इज द फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी। फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर और या राज्यसभा में कौन होगा? चेयरमैन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये गलत हो गया। सो 1 और 2 इज द राइट, और बाकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 8(1) में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के बारे में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अगर मान लीजिए कि दो कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, या तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो सेक्शन 8(1) में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 8(1) में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(1) में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, समझिए। जो आपको एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो चीज़ों में होती है, दो तरह से हो सकती है। एक तो सेक्शन 8(1) में जो चीज़ लिखा हुआ है वो अगर कर रहा है तो, है ना, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस लिखा हुआ है वो अगर कर रहा है तो। और दूसरा है कि अगर उसको 2 या 2 से अधिक साल के लिए, है ना, 2 या 2 से अधिक साल के लिए अगर आप उसको कोई ऑफेंस के लिए जेल होगी, सेंटेंस हो गई होगी तो। राहुल गांधी वाली केस। अब समझिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको लिखी हुई है 8(3) में। अब 8(1) में कौन कौन सी ऑफेंस है? सो पहला तो ये है कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन दो ग्रुप के बीच में अगर एनिमिटी को प्रमोट कर रहा है तो होगा, है ना। समझ में आ गया? दो ग्रुप के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है कि ब्राइबरी, अगर आप रिश्वत ले रहे हो तो दूसरा, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तीसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण, तो ये भी आपको लिखा हुआ है। इलेक्शन में आप अनड्यू इन्फ्लुएंस कुछ कर रहे हो तो ये तीनों। डिफेमेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। सो 8(1) में जो लिखा हुआ है वो ये तीन ही चीज़ लिखी हुई है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, कौन कितने सही है, हाउ मेनी? सो ओनली 3 राइट है। और 8(3) में आपको लिखा हुआ है कि अगर, तो ठीक है, एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन वाला एक तो आप याद ही रखना, 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 10th शेड्यूल, तो वो तो याद ही रखना। दूसरा आरपीए में जो दो चीज़ें हैं वो भी याद रखना कि एक तो ये 8(1) की तहत ये तीनों चीज़ में होगा तो उनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, और 8(3) में अगर 2 साल से ज़्यादा की उसको अगर सेंटेंस हो जाती है तो होती है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अभी बहुत न्यूज़ में रहा था ये एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई थी उसके बारे में है। देखिए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो आपको 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे और 18 से ये शुरुआत हुई थी। फाइनेंस बिल के तहत इसको लाया गया था, फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग। ना इसमें क्या है कि ये कौन सी बैंक इशू करेगी? एसबीआई करेगी। व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ दिस? 1,000 की हो सकती है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़, बस इतने डिनोमिनेशन की बॉन्ड मिलती है, ठीक है। ये इंटरेस्ट फ्री होती है। और जिस दिन कोई, अब इसको खरीद कौन सकता है, कौन खरीद सकता है? तो इंडियन सिटीजन या एंटिटी जो इंडिया में स्टैब्लिश है, इंडियन सिटीजन और एंटिटी स्टैब्लिश इन इंडिया, तो इट मे बी परचेज बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा परचेज तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के नहीं, अगर कोई एंटिटी स्टैब्लिश है इंडिया में तो वो भी इसको खरीद सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको क्या होगा, जिस दिन आपने खरीद लिया उसके 15 दिन के अंदर डेट ऑफ इशू से उसको क्या करना है, आपको वैलिड होगा, मात्र 15 दिन के लिए। मतलब 15 दिन के अंदर
जो इलेक्शन जो पार्टीज होंगी उस पार्टीज को इसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। सो इट्स वैलिड फॉर 1 मंथ, ये गलत हो गया। अब इसको कौन खरीद सकता है? तो हमारी जो आरपीए एक्ट है उसमें 29A सेक्शन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव secured not less than 1% votes polled in the last election of the लोक सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, वो पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसके बाद कम से कम 1% वोट उनको लास्ट लोकसभा इलेक्शन या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में मिला हो। ठीक है, डिजिटली भी खरीदा जा सकता है और ये चेक से भी खरीदा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। सो एक ही ऐसा है जो इसमें सही है पूरी तरह से, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ये अभी आई है डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023। अब गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज करती है ना, एडवर्टाइज करती है प्रोग्राम्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लाई डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। तो अब क्या होगा कि ये कौन लाया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये आपको डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी लाई है और उन्हें एम्पावर किया है किसको? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट की एक एडवर्टाइजिंग विंग है ना, एडवर्टाइजिंग विंग है, और वही जितनी भी डिजिटल मीडिया में जितनी भी कैंपेन होती है उसको अंडरटेक करती है। सो इट विल एनेबल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन टू लिवरेज द डिजिटल मीडिया स्पेस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी को फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको सही है। क्लियर? तो ये किसने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको अप्रूव किया है और एम्पावर किसको किया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ इट इंट्रोड्यूसेस कंपिटिटिव बिडिंग फॉर रेट डिस्कवरी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब मान लीजिए कि ये सीबीसी जो है ये बात किया है, ये इन्होंने पावर दिया है कि सीबीसी जो होगा, जो आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो सोशल मीडिया पे भी कर सकता है, किसी भी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर सकता है, ओटीटी पे भी कर सकता है, और किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म पे कर सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे कर सकता है, ये सारी। तो ये भी ये आपको कहाँ कहाँ कर सकता है ये मैंने बता दिया। फिर इसकी रेट कैसे डिस्कवर होगा? तो रेट जो होगा वो रेट क्या होगा? उसके लिए एडवर्टाइजिंग रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं उसके और व्यूअरशिप कितने हैं, है ना। और इसके लिए होगी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। ठीक है, और बिडिंग के अकॉर्डिंगली उसमें होगा। क्लियर? बिडिंग के अकॉर्डिंगली रेट फिक्स होगा। दूसरी चीज क्या है कि इट विल इनेबल सीबीसी टू एम्पैनल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द ओटीटी एंड वीडियो ऑन डिमांड स्पेस। ये पॉलिसी में ये भी लिखे हुआ है कि सीबीसी कुछ एजेंसी को एम्पैनल करेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एम्पैनल करेगा ओटीटी को एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो तीनों का तीनों सही है, ऑल 3। तो ये आप याद रखना, ये न्यूज में था। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर, इसका जितने भी क्वेश्चन थे इसके वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के। अब हम लोग को क्या देखनी है कि सीसेट के क्वेश्चन देखनी है। ठीक है, सो सीसेट के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन है कि सर्टेन 3 डिजिट नंबर क्या है? सर्टेन 3 डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल 7। मतलब जो नंबर है वो तो 7 है, सारा पहले तो सारे तीनों का तीनों डिजिट डिफरेंट है, 3 डिजिट का नंबर है ना, तीनों डिफरेंट है, और नंबर जो है तो 7 से डिविजिबल है, और नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक नंबर है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जेड एक्स वाई भी कर देंगे तब भी ये 7 से ही डिविजिबल है। मतलब एक्स वाई जेड भी 7 से डिविजिबल है और जेड एक्स वाई भी है। तो ऐसा कितने 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपको क्वेश्चन है। अब क्या है, 7 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए तो ये 2 नंबर हो गए, और ये एक्स और वाई जेड जो है तीनों, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड को 100x प्लस 10y प्लस जेड? क्योंकि आप समझिए अगर 523 होता तो क्या 500, ठीक है, प्लस 220 प्लस 3 लिख सकते थे? द सेम थिंग हमने किया, 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10, है ना। तो ये लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, 100z प्लस, अगर नंबर को रिवर्स कर दिया तो 10x प्लस y। कोई दिक्कत? तो ये दोनों है। अब ये दोनों 7 से डिविजिबल है, दोनों 7 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दोनों 7 से डिविजिबल होगा तो क्या दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा? समझ में आ गया?
अगर दोनों 7 से डिविजिबल है इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों को घटा देते हैं, इस दोनों नंबर को घटाते हैं। ठीक है, तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x 99x। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कुछ गलत किया है क्या हमने? ZYX होगा, यहाँ पे ZYX होगा, उल्टा करेंगे, Z इधर फिर Y, तो यहाँ पे 100Z 10Y होगा प्लस X होगा। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा 19X और ये 10Y माइनस 10Y खत्म हो जाएगा और Z माइनस X बच जाएगा आपको, Z माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 99Z, Z माइनस 9। ठीक है, अब ये क्या होगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, सो 99 एक्स माइनस जेड, और ये 7 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या लिख दे, 7 क्या लिख दूँ बताइए, 7 इंटू समथिंग लिख दे, कुछ भी, W लिख देते हैं। ठीक है, 7 इंटू W, 7 से डिविजिबल है तो 7 इंटू W, जैसे 7 इंटू 1 तो 7 से डिविजिबल, 7 इंटू 2, 7 में कुछ भी डिविजिबल होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल है तो हम ये लिख दिए हैं। अब आप समझिए इस चीज को, जैसे देखिए ये 99 है, वो तो 7 से डिविजिबल है नहीं, 99 7 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब इस नंबर को 7 से डिविजिबल होने के लिए x माइनस जेड जो होगा वो डिविजिबल होगा 7 से। तो दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद कौन सा नंबर आएगा, सो आप देखिए जो 7 से डिविजिबल होगा, समझ में आ गया? सो x माइनस जेड की जगह पे 7, तो अब बताइए क्या हो सकता है, 8 माइनस 1 या 9 माइनस 2, यही हो सकता है, 8 माइनस 1 या 9 माइनस 2। क्लियर, 8 माइनस 1 या 9 माइनस 2, यही होगा जो 7 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, z की वैल्यू 1, या x की वैल्यू 9, y z की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको अगर हम वैल्यू रखते हैं कि एक्स वाई जेड की, अब हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे। अब हम मान लेते हैं कि चलिए समझिए इस चीज़ को, जैसे एक्स वाई जेड है या जेड वाई एक्स है, तो अगर मान लीजिए कि तो 8 वन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि जैसे एक्स और जेड का हमें वैल्यू पता चल गया, ठीक है, सो एक्स और जेड का हम वैल्यू रखते हैं इसमें, सो 8 1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे जिससे कि आपको ये कट जाएगा 7 से, तो 7 से अगर करेंगे तो 7 1 जा 1, बचा यहाँ 1, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा रखोगे कि तीनों डिस्टिंक्ट, आपको तीनों ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, तो 8 और 1 तो होगा नहीं, तो आप सारी वैल्यू अगर रखते हो तो यहाँ पर अगर 6 रखते हो 8 6 1, तो वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 14 और 2 3 जा, है ना, 1 2 3 टाइम में कटेगा, तो 861 तो एक हो ही जाएगा, 861 हो जाएगा। लेकिन 861 हो जाएगा तो 168 भी हो जाएगा ना, जेड वाई एक्स भी तो 7 से डिविजिबल है, तो 168 भी हो जाएगा, तो ये दो नंबर हो गए। इसी तरह अगर आप 9 और 2 रखे हो, यहाँ पे अगर 5 रखते हो तो डिविजिबल होगा, और उसी तरह उल्टा करोगे तो 259, तो 4 ऐसे नंबर 3 डिजिट का होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। सो इट्स अ 4 3 डिजिट नंबर जो आपको 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि नंबर भी डिविजिबल है उसकी, जो आपको रिवर्स करने में भी डिविजिबल है, और सारे 3 डिजिट डिफरेंट भी है। ठीक है, तो आंसर कितने होंगे, 4 ऐसे नंबर हो सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि 2 डिजिट का नंबर है और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, हमेशा 27 होता है, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। अभी देखिए 2 डिजिट का नंबर है, तो मान लीजिए एक्स वाई एक नंबर है, तो एक्स वाई अगर नंबर जैसे 23 है ना, तो एक को एक्स माना मैंने, एक को वाई माना, तो इसको लिख सकते हैं 100x प्लस वाई, सॉरी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, 10x प्लस वाई लिख दिया। अभी कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई माइनस एंड द नंबर ऑब्टेनिंग और रिवर्सिंग इट, अगर ये वाई एक्स हो जाएगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, सो कैन आई राइट 10y प्लस एक्स, और ये जो है, ये जो रिवर्सिंग करने का उसका डिफरेंस जो है वो कितना है 27। चलिए देखते हैं, सो ये 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 9 से कट गया तो x माइनस वाई। अब आप देख लीजिए, ठीक है ना, हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कितना हो सकता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 करना है, तो आप समझिए, एक समझिए 3 0, 3 माइनस अगर 0 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे,
5 माइनस 2 करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे और 9 माइनस 6 करेंगे, तो ही होगा ये। समझ में आ गया? इतने नंबर होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर हो गए। लेकिन इसमें दिक्कत है, 7 नहीं होंगे। क्यों 7 नहीं होंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए इस 30 को अगर हम रिवर्स करेंगे, देखो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4, इसको 2 5, इसको 3 6, इसको 4 7, इसको 5 8 और ये 6 9 हो जाएगा। लेकिन इसको रिवर्स करेंगे तो 0 3 होगा, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। रिवर्स करने पे भी 2 डिजिट नंबर आने चाहिए, है ना, हमारा यही क्वेश्चन। तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो टोटल जो होंगे 6 होंगे हमारे ऑप्शन में, 6 ऐसे नंबर नहीं दिया हुआ है। सो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज 4 to 7 नंबर ऑफ सच पेयर्स। ऐसे कितने पेयर्स होंगे? अभी देखो आसान सा क्वेश्चन है। एक नंबर है एक्स वाई, दूसरा नंबर है वाई एक्स। एक्स इंटू वाई नहीं है ये ऐसा है 2 3/32 इस टाइप का है, ठीक है। तो अब एक्स वाई है और ये है, और दोनों का रेशियो जो है 4/7 है। सो कैन आई राइट 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/7। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, 70x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 66x और 4x माइनस ये 33y हो जाएगा। तो x इज टू y का वैल्यू हो जाएगा 1:2। तो ऐसे कितने नंबर है जिसकी रेशियो 1/2 होगा? ठीक है, कैन आई राइट 1 2 2 4 3 6 4 8। सो इसका रेशियो 1:2, इसका 2:4 विच इज 1:2, इसका 3:6 विच इज 1:2, 4:8। क्योंकि हमें अब 21 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशियो 2:1 हो जाएगा। पहला और दूसरे नंबर का रेशियो 1:2 आना चाहिए, है ना। तो 1:4 2 जाए 8। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? 4 ऐसे नंबर होंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक ही जगह मैंने सारे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को एक जगह कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अपना, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट 54। मतलब क्या कह रहा है कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इंटू एक्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो कैन आई राइट 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 54। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10x माइनस एक्स इट्स 9x और y माइनस माइनस 9y इज इक्वल टू 54। सो कैन आई राइट 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 54। सो 9 6 जा, अब देख लो हर तरह का जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसका हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है, पहला आपको है कि द सम ऑफ द टू डिजिट, द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट नोन। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब कह रहा है कि अगर x प्लस वाई तभी पता चलेगा हमें, x प्लस वाई तभी पता चलेगा जब आपको x इन वाई पता होगा। द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मतलब x प्लस वाई कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट, अगर एक्स वाई पता होगा तभी x प्लस वाई हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? दूसरा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, और कह रहा है कि डिफरेंस पता चल सकता है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे डिफरेंस पता चल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल पता सकता है, दो डिजिट का डिफरेंस 6 है तो ये तो पता चल सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और सम पता करना है तो कैसे पता चल सकता है, ये आपको, ये जो यहाँ पे वनली है ना ये गलत है। बिकॉज अगर आपके पास इसकी रेशियो भी हो जाए, सिर्फ प्रोडक्ट रेशियो नहीं, डिवीजन भी, एक्स प्लस वाई भी, एक्स बाई वाई भी पता होगा, तो एक तो हमको पता है, तो उससे हमको पता चल सकता है कि कौन सी नंबर होगी। समझ में आ गया? तो ये आपका गलत हो गया वनली, और दिस वन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 से 1000 तक नंबर लिख रहे हैं, और वो नंबर लिखने समय में हाउ मेनी नंबर्स अकर्स इन विच द डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट एट 10 प्लेस। 100 प्लेस पे जो डिजिट होगी वो बड़ा होगा 10 डिजिट से, एंड द डिजिट इन 10 प्लेस इज ग्रेटर दैन द यूनिट डिजिट। देखिए, अब अगर मान लीजिए ये यूनिट डिजिट हो गया, 3 डिजिट की नंबर है अगर, तो ये यूनिट डिजिट हो गया, है ना, और ये यूनिट डिजिट हो गया, और ये 10th डिजिट हो गया, और ये 100 डिजिट हो गया। ठीक है, अब आप समझिए इसमें,
अब आपसे 700 से 900 के बीच में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करें। अब इसको ना थोड़ा सा आप लिख ही सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं कि कितने नंबर हो सकते हैं इसमें। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई नंबर हम लोग लेते हैं 700 से 800 तक के बीच में, ठीक है, 700 से 800 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 100 डिजिट जो है मोर देन 10th डिजिट है, और जैसे मान लीजिए कि ये 100 डिजिट है, ये लिख सकते हैं। क्यों? 100 ज़्यादा है 10 से, और 10 ज़्यादा है यूनिट से। 710 लिख सकते हैं, फिर 720 लिख सकते हैं, फिर 730 लिख सकते हैं, 740 लिख सकते हैं क्या, 750 लिख सकते हैं, 760 लिख सकते हैं। 7 तो होगा नहीं इसमें, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 770 नहीं होगा। तो ये इतने नंबर लिखे जा सकते हैं। हम 700 से 800 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, 7 1 है, 1 से छोटा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 2 से छोटा 1 होगा, तो कैन आई राइट 721 भी लिख सकते हैं। 7 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, है ना, तो ये भी आपका सही है। 2 तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 711 तो लिख नहीं सकते हैं, 2 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 732 भी लिख सकते हैं, और 731 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 741 भी लिख सकते हैं, 742 भी लिख सकते हैं, और 743 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 751 भी लिख सकते हैं, 752 भी लिख सकते हैं, और 753 भी लिख सकते हैं, और 754 लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपसे पहले ही कर दिया कि 100 प्लेस पे जो नंबर है वो बड़ा है 10th प्लेस से, और 10th प्लेस पे जो बड़ा है वो यूनिट प्लेस पे। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप 61, 762, 763, 764, 765। अब टोटल जो नंबर हो गए हैं कितने हो गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 708 के 800 के बीच में 21 ऐसे नंबर है जिसमें आपको ये है। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि 801 से 900 तक के बीच में देखते हो, फिर से आपको यही लिखना पड़ेगा, फिर से यही ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर से ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, 800 800 ऐसे करके लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये 21 नंबर तो होगा ही हो गया, 810, 820, 830, 840, 850, 860 ऐसे लिखेंगे ना, है ना। तो ये जो नंबर है ऐसे अगर आप लिखते हो तो 28 ऐसे नंबर आते हैं, और फिर 901 से 9000 तक अगर आप लिखते हो तो भी आपको इतने ही नंबर आते हैं। 28 नहीं, तब कितने आ जाएंगे, इट्स 36। तो 28, 21, 28 और 36 इसको अगर ऐड करते हैं तो इट्स 85। आप होप सबको समझ में आ गई होगी। फिर से आप ऐसे ही लिखेंगे 810, 820, फिर ऐसे ही 860। बस आपको इसमें ऐड क्या हो जाएगा, 870, ठीक है। तो 870, फिर 880 तो होगा नहीं, तो 870, ये 7 की जगह पे 8 लिख देना, बाकी 870 होगी। तो फिर 871, 72, 873, 874, 875 और 876, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 21, ये 21 वो ऐसा नंबर हो जाएगा, है ना। 7 की जगह पे 8 रखो, और ये 7 28। फिर इसमें जाओगे तो आपको 980 एक आएगा, ठीक है ना। 970, तो ये 28 तो होगा ही होगा, 28 के बाद 980, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 28 और 8, तो ये 36, तो इसीलिए 36 हुआ है। होप आपको सब समझ में आ गया। 21, 28 और 36 को ऐड करेंगे 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सी सेट। ये आपको डेली की प्रैक्टिस जो MCQ है वो है, ये आपको सी सेट की क्वेश्चन है, और ये आपको पॉलिटी की है, और ये आपको करंट अफेयर्स में CBC, CBI, ED ये सब आती रहती है। मैंने सबकी क्वेश्चन आपको एक एक करके करा दिया। अब जो 7 में जो क्वेश्चन थी उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है ना, और उसको रिवर्स कर रहे हैं। लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, ठीक है। तो 2 नंबर हैं, तो एक XY है, YX है, तो इसको 10x प्लस वाई लिखेंगे और 10y प्लस x लिखेंगे। जो बड़ा नंबर है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर, इस दोनों में जो बड़ा है ना, उसको स्मॉल से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब मान लीजिए कि हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा इसमें बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ठीक है ना। ये 10x प्लस वाई बड़ा होगा कि 10y प्लस एक्स बड़ा होगा, तो हमसे ऐसे मान लेते हैं कि हमारा ये
10x प्लस वाई ही बड़ा है। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये बड़ा है। ठीक है, 10x प्लस वाई बड़ा है। अब इसमें क्या है कि समझिए, अब मान लीजिए कि 2 डिजिट की नंबर लार्ज की बात करेंगे, तो लार्जर की नंबर अगर हमने इसको माना है तो हम मान लेते हैं क्या कि x की जगह पे 9 है, मतलब सबसे बड़ा 99 ही होगा, है ना, मतलब 90 वाला होगा जिसमें 10th डिजिट पे 9 होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 90 वाला ही नंबर है, तभी तो 90, अगर मान लीजिए 91 है, 99 तो होगा नहीं, क्योंकि 99 को अपोजिट भी करेंगे तो ये 99 ही होंगी। 91 है तो ये 19 हो जाएगा, 92 है तो ये 29 हो जाएगा, 93 है तो ये 39, यही सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला हो जाएगा 91 और 19। अब इसमें अगर हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 10y प्लस 9, रिवर्स नंबर। ठीक है, अब हम अगर मान लेते हैं कि इसमें और क्या नंबर हो सकता है, ठीक है, तो y की जगह पे 1 2 लिख सकते हो, और हमें क्या है ना कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, सबसे ज़्यादा रिमाइंडर क्या हो सकता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सो 90 प्लस वाई, है ना, ये बड़ा है, और 10y प्लस 9 छोटा है। लार्जेस्ट रिमाइंडर के लिए नंबर लार्जेस्ट होनी चाहिए ना, इसलिए हम लोग 90 माने हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग बात करें तो अब सबको देख सकते हो 91, y की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो आप, देखो इसमें क्या होता है। सो 91 बाई 19, ठीक है, सही है, और फिर 92 बाई 29, 93 बाई 39, 94 बाई 49, 95 बाई 59, इतना है, इतने से देख लेते हैं हम लोग। तो ये 19 × 5 = 85, तो ये 6 रिमाइंडर बचा, ये 29 तिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 93 बाई 39, ये 15 रिमाइंडर बचेगा, और 92 बाई 29 करोगे तो ये 87 हो जाएगा, तो ये 5 रिमाइंडर बचेगा। बट ये अगर करोगे तो ये 49 होगा, इंटू 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा, तो ये पूरी का पूरी रिमाइंडर बच जाएगी, डिवाइड ही नहीं होगी, तो इट्स 45। तो सबसे बड़ा जो रिमाइंडर होगा वो 45, क्योंकि अगर आप 95 to 59 करोगे तो ये 36 ही रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हमने सारी वैल्यू रखी तो सबसे बड़ा रिमाइंडर कौन सा आएगा, 94/49। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर 45, समझ में आ गया। और लार्जेस्ट रिमाइंडर के लिए हमने लार्जेस्ट के लिए 90 यहाँ पे रखे हैं, फिर y की जगह पे 1 2 3 4 कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में क्वेश्चन है ना। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइब्यूनल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ये आपको बिल्कुल सही है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हमारी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ये ट्राइब्यूनल के बारे में ऐड की गई थी, वो आपको ऐड की गई थी 14A में, है ना, पार्ट 14A में ऐड किया गया था। इसमें ट्राइब्यूनल है, इसमें दो तरह के ट्राइब्यूनल की बात की गई है, 323A और 323B दोनों। तो 323 जो है सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात की गई थी, और ये अदर मैटर्स के लिए 323B में। अब 323 में जितनी भी जो पब्लिक सर्विस पोस्ट में, जैसे मान लीजिए कि आपको सर्विस की कंडीशन की जितनी भी बात होगी वो आपको 323A में होगी, और 323B में बाकी चीज़ों के लिए। और सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल बनाई गई थी वो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई थी इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो ये आपको बिल्कुल दोनों सही है, ये एक्सप्लेनेशन है। ईडी पे क्वेश्चंस हैं, ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। अब ये है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंडिया प्लेज द रोल इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायोलेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ईडी को कैसे पावर मिला है उसके बारे में बात। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, ये बिल्कुल सही है ना। ये आपको जो प्रॉपर्टी क्राइम की जो बात होती है ना, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी जो वगैरह होती है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वेत में होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंस होती है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंड। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये भी है, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इस सब से पावर मिलती है इनको। तो ये बिल्कुल सही है ना। अगर मान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज लॉ रेगुलेशन को कोई कंट्रावेन करता है तो उसके लिए भी ईडी ही देखेगा, ठीक है ना।
इसके बाद आपको जो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में आया था, उसमें भी ईडी को ही मैंडेट किया गया है कि उसकी जो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होगा उसकी प्रॉपर्टी को आप ये कर सकते हो अगर वो भाग गया है तो इंडिया से। इसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्ट है 1974 में था, उसमें भी ईडी को एम्पावर किया गया है। सो इन सारी एक्ट के तहत ईडी को एम्पावर किया गया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस में भी ईडी को एम्पावर है ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब चारों। तो ये आप याद रखेंगे, डी इज़ द आंसर, दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डे 8 क्लास। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट डे 9 एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे, डोंट कंप्लेन जस्ट डू। कंप्लेन नहीं करनी है, इट्स जस्ट डू। So thank you. You can get the PDF from here.